नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम स्टैटिस्टिक के अंदर बात कर रहे थे आलेखीय निरूपण के ऊपर और आंकड़ों के संग्रहण के ऊपर। एक पार्ट हम इसका कर चुके हैं और अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप अगर वो पार्ट देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण के अंदर और आलेखीय निरूपण के अंदर कुछ और बातें करेंगे और साथ ही साथ में कुछ पिछली बातों पर फिर से एक रिवीजन लेंगे और रिवीजन के बाद में हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आलेखीय निरूपण और संग्रहण जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है और इस टॉपिक के अंदर दो प्रश्न जो है थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। तो शुरुआत की जो 3 क्लासें होगी वो आपको 2 प्रश्न देकर जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दोनों क्लासें जो है बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में आपको देखनी है और साथ ही साथ में इसके आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे क्या हो कि बाद में हम अच्छे तरीके से एक रिविजन कर सके और अपने जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेक्ट कर सके। चलो फिर आप आगे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने पिछली क्लास का एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखो उसके अंदर क्या किया था हमने। देखो आंकड़े देखे थे, आंकड़े। ठीक है, आंकड़े क्या थे, 2 प्रकार के थे, एक थे प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक के अंदर अपने क्या देखा था कि वे आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी जनगणना होती है, जैसे मान लो 2021 की जनगणना होती है, तो वो किसके अंदर आएगी, 2021 की जनगणना हुई जो क्या होगी, पहली बार होगी। जो पहली बार होगी तो उसको कहेंगे प्राथमिक आंकड़े। लेकिन 2021 की जनगणना के बाद में वही आंकड़े काम लेकर किसी अन्य कार्य के अंदर जैसे काम लिए जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक आंकड़े। जो क्या है, पहली बार होने के बाद में जो आंकड़े काम में लिए जाते हैं उनको कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, अब इन आंकड़ों को का भी डिवाइडेशन किया गया था। जैसे प्राथमिक आंकड़े थे, इनका भी डिवाइडेशन किया गया था। ये कैसे हो सकते, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, जैसे मान लो प्राथमिक आंकड़े हैं वो प्रत्यक्ष किसी के पास में जाकर इकट्ठे किए जा सकते हैं। देखो 2 तरीके हो सकते हैं इकट्ठा करने के। जैसे एक तो जनगणना होती है तो हर आदमी हर घर पर जाकर क्या करता है, एक सर्वे करता है कि कौन से घर में कितने लोग हैं, कितने जो है कितनी उम्र से कम है, कितने कितनी उम्र से ज्यादा है। तो उस आधार पर एक एक घर में जाकर जब प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष आंकड़े। अब देखो एक तरीका और क्या हो सकता है, लेटर सपोज कुछ काम ऐसे थे जो पहले कागजों के आधार पर होते थे। ठीक है, अब कागजों के आधार पर ना होते हुए लेटर सपोज कि एक जो जनगणना है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए, कि हर व्यक्ति एक पोर्टल खोले, उस पोर्टल पर अपने सदस्यों की संख्या और उनकी उम्र का उसके अंदर क्या करे, एंट्री करे। तो वो क्या हो जाएगा, वो परोक्ष रूप से हो जाएगा। मतलब हर घर प्रत्यक्ष व्यक्ति जा नहीं रहा, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो वो कैसे हो जाएगा, वो परोक्ष जो होगा हो जाएगा। और परोक्ष किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखो द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े भी क्या थे, उसको भी डिवाइड किया गया था 2 भागों के अंदर, इसको भी डिवाइड किया गया था। ठीक है, और उसके बाद में देखो आंकड़ों के डिवाइडेशन के बाद में हमने क्या पढ़ा था, एक बारंबारता के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आंकड़ों को दर्शाया जाता है और साथ ही साथ में उनका किस तरीके से सारणी बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 10 विद्यार्थी की उम्र, ठीक है, उम्र मान लो ऐसे दी जाती है। इस तरीके से दिया जाता है, तो इसको कैसे प्रस्तुतिकरण करेंगे, सांख्यिकी की भाषा में इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, ये मैंने आपको कल सारणी बनानी बताई थी कि यहां पर हम लिखते हैं एक्स और यहां पर लिखते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि बारंबारता, कौन सी संख्या कितनी बार जो है यहाँ पर रिपीट हुई है, इससे उसका मतलब है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स। एक्स मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं 3 लिख लेता हूँ, 5 7 8 11 10। ठीक है, कैसे भी हम नंबरिंग इसके लिख सकते हैं। अब उसके बाद में उसकी क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुई है। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे 3 है, 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 2 बार, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 2 हो जाएगी। उसके बाद में देखो 5 आया है 1 2
3 बार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद में देखो 7 जो है हमारा एक जगह आया है तो 7 लिख देंगे 1, और 8 जो है हमारा कितनी जगह पर आया है, एक जगह पर आया है तो 8 भी 1, और 11 जो है हमारा 1 और 10 जो है 2। तो ये है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका। क्या है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका। अब जब बात बारंबारता पे आ गई थी तो हम बारंबारता की भी बात कर लेते हैं कि बारंबारता कितनी प्रकार की होती है और कैसे डिवाइडेशन जो है इसके अंदर किया जाता है। बारंबारता, देखो बारंबारता दो तरह की होती है। एक होती है खंडित, मतलब कि असतत, और एक होती है अखंडित, मतलब कि सतत। ठीक है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया था 2 पार्ट के अंदर। एक है अपवर्जी और एक होती है समावेशी। ठीक है, इन दो में इसको डिवाइड किया था। अब देखो बारंबारता एक होती है खंडित और एक होती है अखंडित। देखो खंडित है, इसका मतलब वो रेगुलर नहीं चलेगी, वो लगातार नहीं चलेगी कि 0 से 5, 5 से 10 ऐसे वर्ग नहीं बनेंगे उसके अंदर। वो क्या चलेगी? एक फिक्स पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे, एक लिमिटेड अप्रोच के ऊपर काम करेगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 5 नंबर वाले बच्चे, तो आप 5 नंबर वाले ही बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि 0 से 5 वाले कितने हैं। ठीक है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे ये चलती है। खंडित है, इसका मतलब एक फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट की बारंबारता। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट की जो है ये बारंबारता बताती है। कैसे बताती है? देखो जैसे 1 2 5 2 1 5 3। अब जैसे ये है तो ये कैसे बताएगा? एक फिक्स पॉइंट पे। जैसे मैं कहूं कि 1 नंबर वाले कितने हैं, तो 1 नंबर वाले 2 जने हैं। 2 नंबर वाले कितने हैं, तो 2 नंबर वाले हमारे कितने जने हैं, 2 जने हैं। 5 नंबर वाले कितने हैं, तो 5 नंबर वाले 2 जने हैं। तो ये क्या बता रहा है? एक फिक्स पॉइंट पे अपनी क्या बता रहा है? बारंबारता बताता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे। अब देखो सतत और अखंडित ये क्या है? सतत व अखंडित क्या चलता है? एक वर्ग अंतराल के रूप में चलता है। क्योंकि देखो वर्ग अंतराल में क्यों चलता है, इसका एक रीजन है। जैसे मान लो 1000 बच्चों का सर्वे किया गया, तो हर बच्चे का इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और एक अच्छा सर्वे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसके अंदर वर्ग बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वर्ग बनाए जाते हैं। वर्ग बनाए जाते हैं, उस वर्ग के अंदर बात की जाती है कि 0 से 10 के बीच में कितने, 11 से 20 के बीच में कितने। ठीक है, तो वर्ग जब बनाया जाता है तो वो कैसी हो जाएगी? अखंडित। और जब वर्ग नहीं बनाए जाते वो होती है खंडित। अब अखंडित को भी 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। एक होती है समावेशी और एक होती है हमारी अपवर्जी। ठीक है, ये 2 तरह में डिवाइड किया गया था। देखो एक है अपवर्जी और एक है अपनी समावेशी। तो पहले बात कर लेते हैं समावेशी की, उसके बाद में हम अपवर्जी की बात करेंगे। देखो समावेशी के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा, ये अपने को याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब इसकी जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा जो है वो सेम नहीं होती। मतलब देखो जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 2 5 7 9 10 11 12 13 15, ऐसे में अगर लिख दूं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका मतलब इसके वर्ग अंतराल जो होंगे वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट बनेंगे। स्पष्ट का मतलब जैसे कैसे बनेंगे? जैसे मान लो 0 से 10, 11 से 20, या फिर 0 से 5 मान लीजिए यहाँ पे, 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15। अब देखो ये बिल्कुल क्लियर कैसे है। देखो निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो देखो इसकी निम्न सीमा, पिछले वर्ग की निम्न सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा और पिछले वर्ग की उच्च सीमा जो है वो समान नहीं होती। समान नहीं होती तो हमारे साथ में ये कंफ्यूजन नहीं रहता कि 5 को इस वर्ग में लेना है या फिर इस वर्ग में लेना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 0 और 5 जो है वो इसी वर्ग के अंदर आएंगे और 6 से 10 जो है वो इस वर्ग के अंदर आएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट जो है इसके अंदर रहता है। तो समावेशी के अंदर दोनों सीमाएं जो होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। निम्न सीमा और उच्च सीमा है वो दोनों भिन्न भिन्न होती है। तो अगर इसके अंदर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 ये हो जाएंगे 3, उसके बाद में 1 2 3 यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर हो जाएंगे 4। तो ये इस तरीके से अगर समावेशी बनानी हो तो इस तरीके से हम ये सारणी बना सकते हैं। और समावेशी में याद रखने वाला क्या है? उच्च सीमा और निम्न सीमा है वो अलग अलग होंगे। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अपना है अपवर्जी।
अपवर्जी जो है इसके अंदर थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी। देखो अपवर्जी का मतलब क्या है, अप मतलब होता है इंग्लिश के अंदर ऊपर, ठीक है। ऊपर मतलब कि दोनों की जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होगी वो दोनों समान होगी, ठीक है, दोनों समान होगी। जब भी आपको इस तरीके से देखने को मिले, जैसे मैं लिखूं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ठीक है। अब देखो अपवर्जी थोड़ा सा क्या है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले तो अपवर्जी का मतलब समझना पड़ता है। अपवर्जी मतलब अप मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब दोनों क्या है, सेम होगी, ठीक है। देखो निम्न सीमा और जो उच्च सीमा है दोनों क्या होती है, हमेशा समान होती है। दोनों सीमा क्या होती है, हमेशा समान होती है। यहाँ पर समान है, इसका मतलब ये जो सारणी हम बना रहे हैं वो किस में बनेगी, अपवर्जी के अंदर बनेगी। अब एक कंफ्यूजन हमारे साथ में रहता है कि अब जब हम यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे तो 5 को इसके अंदर लेंगे या फिर इसके अंदर लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर 5 हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि अपवर्जी के अंदर क्या होता है कि जो निम्न उच्च सीमा जो होती है वो वर्ग में शामिल नहीं की जाती, ठीक है। जैसे ये उच्च सीमा है, उच्च सीमा है, ये इस वर्ग में शामिल नहीं की जाती, वो किस में शामिल की जाती है, अगले वर्ग में। मतलब जो उच्च सीमा है वो समान वर्ग में शामिल ना करके वो अगले वर्ग में शामिल की जाती है। अगर मैं इसकी देखो बारंबारता लिखूं तो 0 से 5, लेकिन 5 को हमें शामिल नहीं करना है तो हम क्या लिखेंगे 2। उसके बाद में देखो 5 से 10, तो ये लेंगे और ये लेंगे 3, लेकिन 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 उच्च सीमा है और उच्च सीमा को हमें शामिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो 10 से 15, अब देखो 1 2 3 4, ये 15 हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि आगे इसमें कोई वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से अपनों ने क्या बनाई थी, ये बारंबारता सारणियां बनाई थी। तो पिछली क्लास का हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि मीन मॉड मीडियन जो है अपने इस कोर्स के अंदर है। तो ये यहाँ पर हम संचयी बारंबारता सारिणी जो है वो बहुत ज्यादा आगे यूज आने वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्या दिया होगा, एक सारिणी दी होगी, जैसे एक्स है और एफ है, ठीक है। ये 12 14 8 10 5 2 3 7। अब क्या दे देंगे कि इसकी सीएफ ज्ञात कीजिए। किस तरीके से हम सीएफ ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसका तरीका सीखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज बता दो कि ये कैसी सारिणी है, ये कैसी बारंबारता सारिणी है, खंडित है या अखंडित। देखो ये जो सारिणी है ये अपनी क्या है, खंडित सारिणी है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पर बात कर रहा है। ये बता रहा है कि 12 नंबर वाले कितने हैं, 5 है, 14 नंबर वाले कितने हैं, 2 है, 8 नंबर वाले। और अखंडित होती तो वो क्या होते हैं, उसमें वर्ग अंतराल बनते हैं, उसमें वर्ग अंतराल बनते हैं, ठीक है। इसमें वर्ग अंतराल दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये कैसी है, ये है एक खंडित, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो सीएफ निकालने का क्या तरीका होता है। देखो सीएफ जब भी निकालते हैं तो अपने को ध्यान देना होता है एफ पे, एक्स पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है, एक्स के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, एफ पे ध्यान देना है। देखो एफ के अंदर जो संख्या पहली होगी उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। जो संख्या हमारी पहले होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हम निकालते हैं सीएफ। अब देखो पहली संख्या होती है वो सेम टू सेम, तो यहाँ पर 5 लिख दो। अब देखो अगली संख्याओं का ऐसे चलता है, देखो ये तिरछी आपस में ऐड की जाती है, जोड़ी जाती है, आपस में जोड़ते हैं। देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17। ये अपना सीएफ निकालने का तरीका होता है। पहली संख्या सेम, अगली संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर इसके अंदर एन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एन एन होता है इन सभी संख्याओं का जोड़, इन सभी संख्याओं का क्या होता है, जोड़ होता है। एन जो होता है इन सब संख्याओं का जोड़ होता है। तो जब भी आपको एन निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, एफ को जोड़ देंगे, ठीक है। एफ को जोड़कर उस जो संख्या आती है वही अपनी एन होती है, और यहाँ पर कितना आएगा 17। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी और सीएफ की जो लास्ट संख्या आएगी ये हमेशा ही सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। सीएफ की जो लास्ट संख्या होती है और एफ का जो योग होता है वो दोनों हमेशा ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक्स मान लो यहाँ पर और है एफ।
ठीक है। अब ये है, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, इसमें CF निकालना है। ठीक है, तो CF कैसे निकलेगा, पहली संख्या सेम टू सेम रखनी है। ठीक है, तो 8 को 8 रख दिया। अगले अब क्या करते हैं, आगे अपने करते हैं, दोनों को क्रॉस जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं। ठीक है, तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, और 26 और 4 30, ये अपनी CF आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका N क्या होगा, तो N एक तो अपने जोड़कर निकाल सकते हैं, F को जोड़कर निकाल सकते हैं, और अगर CF निकाली हुई है तो हम कह सकते हैं कि N बराबर इसका कितना होगा, 30 होगा। N बराबर इसका कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो अपना क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब ये अपने CF निकालने तो सीख ली, लेकिन इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए कि ये CF हमने क्यों निकाले, इस CF का क्या मतलब है। देखो एक एग्जांपल और करते हैं और उसके आधार पर अपने समझते हैं कि CF को क्यों निकाला जाता है, क्या मतलब है इस CF को निकालने का। देखो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसका CF ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस बार क्या दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अब सबसे पहले ये बताओ कि ये कैसी बारंबारता सारिणी है, ये क्या है, वर्ग वाली है। देखो इसके अंदर वर्ग बन रहे हैं, और वर्ग बनते हैं इसका मतलब अखंडित। ठीक है, अखंडित, या फिर हम कह सकते हैं सतत बारंबारता। सतत बारंबारता, सतत क्यों है, क्योंकि ये लगातार चल रही है। ठीक है, और ये क्या है, खंडित नहीं है, वर्ग अंतराल वाली है। वर्ग अंतराल जब भी होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो अखंडित बारंबारता सारिणी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम CF निकालते हैं। पहली संख्या जो होती है वो वैसी की वैसी रहती है, तो 2 को वैसा का वैसा। अगली संख्या के अंदर ये क्रॉस जो है वो ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। 4 और 2 6, 6 और 6 12, और 12 और 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 12 और 8 अपना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर आपको n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है कि n कितना आएगा, तो n बराबर अपना आएगा 20। इसको भी देखकर हम 20 बोल सकते हैं, और इसको आपस में जोड़े अगर f को ऐड करते हैं तो भी हमें कितना मिलेगा, f बराबर f को ऐड करने पर हमें मिलेगा 20। ठीक है, 20 मिल जाएगा। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस बारंबारता सारणी का क्या मतलब है, इस CF का क्या मतलब है। देखो इस CF का देखो, जैसे यहां पर आपको वर्ग दिया गया, मतलब 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 2 जने हैं। 10 से 20 के बीच में कितने जने हैं, 4 जने हैं। 20 से 30 के बीच में 6 जने हैं, और 30 से 40 के बीच में अपने कितने जने हैं, 8 जने। अब देखो एक एनालिसिस करते हैं कि यहां पर 0 से 10 मतलब 10 से कम लिख सकते हैं, 10 या फिर 10 से कम। ठीक है, 10 या 10 से कम। लेकिन देखो एक चीज और बताओ, ये जो है ये सतत मतलब कि अखंडित सारिणी है। देखो अखंडित है। अब अखंडित के अंदर भी 2 भाग किए गए थे। ठीक है, एक था हमारा समावेशी और एक था हमारा अपवर्जी। तो इन दोनों में से ये कौन सी सारिणी बनाएगी, ये आपको बताना है। ये इन दोनों में से ये कौन सी सारिणी है, ये आपको बताना है। देखो वर्ग अंतराल, देखो जब ये और ये दोनों सेम होती है तो कौन सी होती है, दोनों जब सेम होती है तो हमारी होती है अपवर्जी। मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा जब समान होती है तो हमारी कितनी होती है, क्या होता है, अपवर्जी। अपवर्जी मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि ओवरलैप कर रही है। देखो 10 और 10 सेम संख्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अपवर्जी। अब देखो इस CF का मतलब देखो क्या है, देखो 10 से कम, अब हम लिख सकते हैं 20 से कम, उसके बाद में 30 से कम, उसके बाद में 40 से कम। ठीक है, अब देखो 10 से कम कितने बच्चे हैं, 0 से 10 के बीच में हमारे 2 बच्चे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखो 20 से कम हमें लिखने हैं, देखो 10 से 20 के बीच में तो 4 है, लेकिन हमें क्या लिखने, 20 से कम। ये तो है 10 से 20 के बीच में 4 है, और 0 से 10 के बीच में 2 है, और हमें क्या लिखने, 20 से कितने कम है, वो सारे के सारे। तो ये भी 20 से कम है और ये भी 20 से कम है, मतलब 4 और 2 6। ठीक है, उसके बाद में देखो 30 से कम, 30 से कम, 20 वाला भी 30 से कम है और 10 वाला भी 20 से कम है, मतलब 20 और 30 के बीच में 6 है, और 20 और 10 के बीच में 4 है, और 0 से 10 के बीच में 2 है, और लेकिन हमें 30 से सभी कम वाले लिखने हैं। ठीक है, तो मतलब 6 4 10 2 12, ये आ गया 12। उसके बाद में देखो 40 से कम, 40 से कम, देखो ये भी 40 से कम है, ये भी 40 से कम है, और ये भी 40 से कम है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये 30 से 40 के बीच में, इसका मतलब ये सभी 40 से कम है। तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 6 14, 14 और 4 टोटल मिला के 20, टोटल मिला के देखो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, ये 10 से कम,
20 से कम, 30 से कम और 40 से कम अपने इसको लिखा है। अब एक बार इसकी CF निकाल के देखो, यहां पर सेम 2 आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 6, आपस में जोड़ेंगे तो 12, और 12 और 8 20। क्या आप देखो कि 2, 6, 12 और 20 दोनों सेम आए। मतलब CF का मतलब ये होता है कि हम पूरा पूरा ओवरऑल देखते हैं कि 10 से कम कितने जने हैं, तो हमने 2 लिखा, 20 से कम तो 4 भी और 2 भी, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो CF का मतलब ये होता है कि हम ये देख रहे हैं कि इस नंबर से कम कितने हैं। जब हम यहाँ की CF निकाल रहे हैं मतलब इस नंबर से, इस संख्या से, यहाँ पर जो संख्या लिखी है उससे कम कितने हैं। जब यहाँ की CF निकाल रहे हैं मतलब इस संख्या से कम टोटल कितने जने इस प्रेक्षण के अंदर या इस प्रोजेक्शन के अंदर है। ठीक है, जैसे मैं 40 लिखता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, 40 से कम। जब भी मैं CF निकालता हूं और यहाँ की CF निकाल रहा हूं, इसका मतलब 40 से कम कितने लोग हैं वो सारा मैं इस प्रेक्षण के अंदर देख रहा हूं। तो CF का ये मतलब होता है। ठीक है, ये होता है CF का मतलब। बाकी ये इसका जो नियम है, जो सॉल्व करने का तरीका है, वही हमारे लिए यूजफुल है। बस ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये CF हम निकालते हैं उसका क्या मतलब होता है। बाकी अगर आपको इसको निकालने का तरीका समझ में आ गया तो बिल्कुल सही है, अपने को तरीका ही इसका क्या है, सीखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, तो क्या हम इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कहूं कि 0 से 10 का मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप कहोगे 5। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये 5 आपने कैसे निकाला, तो आप क्या बोलोगे, पहली संख्या a प्लस बी बाई 2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, या फिर मैं कह दूं कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है या फिर इसका तरीका होता है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो अपना कितना आएगा, 5 आएगा। अब इनका मध्य बिंदु अगर अपने निकालते हैं तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, मतलब 20 और 10 30 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ की अगर हमें मध्य पॉइंट बिंदु निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसका निकालना हो तो 20 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 50 बटा 2, मतलब 25। ये क्या है, ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तरीका है अपने आगे यूज आएगा। जो मीन मोड मीडियन स्टार्ट करेंगे तो ये मध्य बिंदु निकालने का तरीका जो है हमारे वहां पर बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है आलेखीय निरूपण जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है, आलेखीय निरूपण के अंदर देखो क्या होते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको आंकड़े इकट्ठा करना सिखाया कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आंकड़े जो है इकट्ठा किए जाते हैं। उसके बाद में आंकड़े इकट्ठा करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ कितने तरह के होते हैं, कब कौन सा ग्राफ बनाया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि टीचिंग एग्जाम के अंदर आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ग्राफ कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, कब प्रेक्षण ज्यादा होने पर बनाया जाता है और प्रेक्षण कम होने पर बनाया जाता है। ठीक है, देखो ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। एक होता है रेखा आलेख, एक होता है दंड आलेख, एक होता है आयत आलेख और एक होता है हमारा पाई आलेख। ठीक है, सबसे पहले अपने इसका मतलब समझेंगे कि क्या मतलब होता है, कौन सा ग्राफ कब बनाया जाता है। वो हम मेन कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो अपने को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि कब कौन सा ग्राफ बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। देखो रेखा आलेख के अंदर क्या होता है, एक ग्राफ बनाया जाता है, देखो कुछ इस टाइप का, जिसके अंदर हम रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, अब दंड आलेख के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहां पर आता है आयत आलेख, इसके अंदर इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब ये है पाई, इसको इस तरीके से बनाया जाता है। अब देखो सबसे पहली बात, ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बनाए गए हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ऊपर।
देखो रेखा आलेख, नाम क्या है, रेखा आलेख है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, रेखाओं को खींचा जाता है, ठीक है, रेखाओं को खींचा जाता है। और ये देखो, ये ग्राफ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ और मैं बहुत सारी रेखाओं को एक ग्राफ के अंदर खींच सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारी रेखाओं को एक ग्राफ के अंदर खींच सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जब भी प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या बना सकते हैं, रेखा आलेख बना सकते हैं। प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेट अस सपोज एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं और उनकी उम्र का हमें एनालिसिस करना है कि कितनी उम्र के कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम रेखा आलेख बना सकते हैं। क्योंकि एक पेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 1000 लाइन बनानी है तो हम आराम से बना सकते हैं। तो जब भी प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या बनाते हैं, रेखा आलेख बनाते हैं। प्रेक्षणों की संख्या अधिक, प्रेक्षण अधिक। अब देखो, अब एक बात और अपने को पता चलनी चाहिए कि ये ग्राफ देखकर हमें पता चलना चाहिए कि सतत है या असतत प्रकार का है। देखो ये क्या है, ये है एक फिक्स पॉइंट पे 5, 10, 15, 20। ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट पे बता रहा है कि 5 वाले कितने हैं, 50 है, 10 वाले कितने हैं, 75 है, 15 वाले कितने हैं तो 100 है, ठीक है, और 20 वाले कितने हैं तो 90 है। ये क्या बता रहा है, एक फिक्स पॉइंट पे बता रहा है। अब ये बताओ कि जब एक फिक्स पॉइंट पर बात की जाती है तो वो प्रेक्षण कैसा होता है, जब एक फिक्स पॉइंट पर बात की जाती है तो वो प्रेक्षण कैसा होता है, वो बिना वर्ग अंतराल का होता है। और जब वर्ग अंतराल नहीं होता तो उसके अंदर कैसा ग्राफ बनता है, उसके अंदर असतत। असतत मतलब क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट पे चल रहा है और फिक्स पॉइंट पर हमेशा कैसा ग्राफ बनता है, असतत। तो ये दो बातें अपने को याद रखनी है कि रेखा आलेख कब बनाया जाता है, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है। और साथ ही साथ में ये ग्राफ कैसा होता है, ये होता है असतत प्रकार का ग्राफ होता है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, दंड आलेख, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, पिलर्स बनाए जाते हैं। मतलब कि इसमें रेखाओं की तरह नहीं बनाया जाता, इसके अंदर थोड़ी सी मोटाई लेते हुए इसके अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं। अब ये बताओ कि ये दंड आलेख कब बनाया जाएगा। देखो पिलर्स होते हैं, इसका मतलब, और मोटाई होती है, इसका मतलब अगर प्रेक्षणों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो क्या हम इसको बना सकते हैं। मान लो 1000 प्रेक्षण हम लेते हैं, 1000 विद्यार्थी एक क्लास के अंदर है, उसकी उम्र का हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो क्या 1000 पिलर्स एक पेज के अंदर बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रेक्षणों की संख्या होगी, प्रेक्षणों की संख्या क्या होगी, कम होगी। जब कम प्रेक्षणों का अध्ययन किया जाता है तो हम दंड आलेख बनाते हैं, दंड आलेख बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है ये सतत है या फिर असतत, ये ग्राफ सतत है या असतत, ये हमें देखकर अगर पता लगाना है तो कैसा पता लगाएंगे। अब जैसे मान लो ये है 0 पॉइंट, ये है 5, ये 10, ये है 15 और ये है 20। यहाँ पर मान लो 20 है, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 25, 25। आप देखो ये भी क्या चल रहा है, एक फिक्स पॉइंट पर चल रहा है कि 5 पर कितने थे, 20 है, 10 पर कितने हैं, 25 है, 15 पर कितने हैं, 20 है, या फिर 20 पर कितने हैं तो 20 पर जो हमारे 25 है। ये एक फिक्स पॉइंट पर बात की जा रही है, फिक्स पॉइंट पर बात की जा रही है तो फिर ग्राफ कैसा होता है, असतत प्रकार का, असतत प्रकार का। तो देखो इसमें क्या याद रखना है कि ये जो ग्राफ होते हैं, दंड ग्राफ होते हैं, वो होते हैं असतत प्रकार के, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रेक्षणों की संख्या कम होने पर हम क्या बनाते हैं, दंड आलेख बनाते हैं। दंड आलेख प्रेक्षणों की संख्या कम होने पर बनाते हैं। उसके बाद में देखो आयत आलेख आता है, देखो आयत आलेख, ठीक है, आयत आलेख आता है। अब आयत के अंदर देखो यहां पर एक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये 0, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20, ये है 10, ये है 15 और ये हमारा 25, ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात कि ये किस टाइप का ग्राफ है, ये अपने को पता लगाना है। देखो ग्राफ पता लगाने के लिए अपने को सिर्फ इतना देखना है कि क्या उसके अंदर फिक्स पॉइंट पर बात की जा रही है या वर्ग अंतराल बन रहे हैं। देखो फिक्स पॉइंट, यहाँ पर फिक्स पॉइंट था 5, यहाँ पर 10 फिक्स पॉइंट, यहाँ पर 15 फिक्स पॉइंट, यहाँ पर 20 फिक्स पॉइंट, यहाँ पर 5 वाला फिक्स पॉइंट था, यहाँ पर 10 का फिक्स, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 0 से 5, यहाँ पर चल रहा है 5 से 10, यहाँ पर चल रहा है 10 से 15 और यहाँ पर चल रहा है हमारा 15 से 20। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल की बात की जा रही है, यहाँ पर वर्ग अंतराल बन रहे हैं। और जब वर्ग अंतराल बनते हैं तो वो ग्राफ कैसा होता है, वो होता है सतत, वो होता है सतत बारंबारता का ग्राफ होता है। तो ये अपने को याद रहना चाहिए कि ये है सतत बारंबारता का ग्राफ।
ये कैसा ग्राफ है, ये है एक सतत बारंबारता का ग्राफ। ठीक है, उसके बाद में देखो एक पाई आता है, पाई के ऊपर हम पूरा डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा लास्ट में लेंगे। अब देखो ये दंड आलेख है, इसको भी दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है, दंड आलेख को भी हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया है। देखो कैसे विभाजित किया है, समझते हैं इसको। ठीक है, अब देखो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक दंड और एक होता है द्विदंड आलेख। ठीक है, देखो एक दंड और द्विदंड आलेख। अब इसके अंदर क्या होता है, अपने को ये तो पता है, इसके अंदर पिलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइंस नहीं बनाई जाती, पिलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और ये द्विदंड है तो इसके अंदर देखो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। जैसे यहां पर मान लो 2015, 2016, 2017 और 2018। ठीक है, इंग्लिश के प्राप्तांक। ठीक है, और यहां पर देखो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यहां पर कितना है, 5, यहां पर है 10, यहां पर भी सेम 10 है और यहां पर भी सेम 5 है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर 2015 के अंदर इंग्लिश के प्राप्तांक थे 5, 5 विद्यार्थियों के, मान लो यहाँ पर 100 में से मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 10 है। और जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 2015, 2016, 2017 और 2018। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी प्रेक्षण के अंदर एक गुण का अध्ययन किया जाता है। देखो इसके अंदर 2000 ओनली 2016 की बात की जा रही है, इसमें क्या किया जा रहा है, ओनली 2017 की बात की जा रही है, इसमें 2017 की, इसमें 2018 की, मतलब कि एक एक साल की बात की जा रही है। मतलब किसी व्यक्ति की एक गुणों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें एक दंड आलेख बनाया जाता है, एक दंड आलेख उसमें बनाया जाता है। लेकिन जब कभी भी हम एक व्यक्ति की दो विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मान लो ये इंग्लिश के प्राप्तांक है, ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के, ये हिंदी के, ये इंग्लिश के और ये हमारे हिंदी के प्राप्तांक। ठीक है, अब ये मान लो कि 50, ये 60, ये है 30 और ये है 70। ये है 55 और ये है हमारे 60 मान लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये है 2016 की पूरी जर्नी का जो है अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब दो गुण कौन से हो गए, इंग्लिश और हिंदी, दोनों दो सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी। मतलब जब दो गुणों का अध्ययन किया जाता है तो वो होता है द्विदंड आलेख। अब जब एक गुणों का अध्ययन किया जाता है तो बनाते हैं एक दंड आलेख। और दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही असतत, असतत। और असतत ही क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ग अंतराल नहीं है, फिक्स एक पॉइंट पर बताया जा रहा है कि ओनली इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पर 2016 के एक फिक्स पॉइंट पर इसके अंदर बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विदंड आलेख। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हमें बात करनी है पाई के ऊपर। ठीक है, तो पाई चार्ट पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसका एक ब्रीफ एक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे पाई के ऊपर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया है, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। यहाँ पर है सबसे पहले रेखा आलेख, इसमें प्रत्येक प्रेक्षण की बारंबारता लिखी जाती है। देखो प्रत्येक प्रेक्षण की बारंबारता लिखी जाती है।
अतः यह असतत बारंबारता होगी। देखो प्रत्येक पॉइंट की अगर बारंबारता लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असतत प्रकार की बारंबारता हो जाएगी। जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तो रेखा आलेख बनाया जाता है। भाई बहुत सारे प्रेक्षण है, बहुत सारे प्रेक्षण होंगे तो अपने क्या करेंगे, एक लाइन ही तो खींचनी है, जितने प्रेक्षण उतनी ही हम क्या कर सकते हैं, लाइंस खींच सकते हैं। अगर इसी की जगह पिलर्स बनाने होते हैं तो क्या हम इतने पिलर्स एक साथ में बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसका मतलब वो कम प्रेक्षणों के अंदर यूज लिया जाता है, और ये जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तो हम रेखा आलेख को हम यहाँ पर यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये था रेखा आलेख। रेखा आलेख के बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दंड आलेख। दंड आलेख में दो प्रकार के होते हैं, एक स्तंभ आलेख, या फिर हम कह सकते हैं एक दंड आलेख। ठीक है, और सेकंड होता है द्विदंड आलेख। ठीक है, सेकंड होता है हमारा द्विदंड आलेख। ठीक है, तो देखो इसको देखो कैसे, यह असतत बारंबारता बंटन होती है, प्रेक्षणों की संख्या कम होने पर यह दंड आलेख बनाया जाता है। देखो प्रेक्षणों की संख्या कम होती है तो हम क्या बनाते हैं, ये दंड आलेख बनाते हैं। और एक साथ में देखो ये असतत प्रकार की, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पर बात की जा रही है, 2016 2017 2018 2019 एक फिक्स पॉइंट पर जब बात की जाती है तो स्तंभ आलेख यहां पर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्विदंड आलेख। इसके अंदर दो विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें अध्ययन किया जाता है दो विशेषताओं का। जैसे मान लो इंग्लिश और मैथ्स, यहाँ पर देखो ये है इंग्लिश का और ये है हमारा मैथ्स का, ये है इंग्लिश का, ये है मैथ्स का, ये है इंग्लिश का, ये है मैथ्स का। तो एक साथ में दो विशेषताओं का जब अध्ययन किया जाता है तो हम बनाते हैं द्विदंड आलेख। ठीक है, उसके बाद में देखो अब ये है आयत चित्र। देखो आयत चित्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ये होती है वर्ग अंतराल वाले। ठीक है, वर्ग अंतराल वाले, और वर्ग अंतराल जहां पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं सतत। ठीक है, सतत होते हैं। अब देखो इसको हम पढ़ लेते हैं, आयतों के मध्य दूरी नहीं होती। देखो इसके अंदर दूरी नहीं है, ये लगातार चल रहे हैं, ये जो आयत है ये यहाँ पर क्या चल रहे हैं, लगातार चलते हैं, इसके अंदर बीच में दूरी नहीं होती। इसमें वर्ग अंतराल होता है, अतत सतत बारंबारता होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होती है, सतत बारंबारता होती है, क्योंकि ये क्या चलते हैं, एक वर्ग अंतराल के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो ये है वृत्त आलेख या पाई आलेख, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ पर सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये होता है एक पाई आलेख। अब इसके अंदर ये क्या होता है, ये एक वृत्त है, वृत्त का कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री इसके अंदर कोण होता है। ठीक है, और कुछ चीजें इसके अंदर हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं, किस तरीके से कोण निकालते हैं, और औसत किस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। तो ये चीज हम समझते हैं, क्योंकि ये सब जो 3 पॉइंट है ये हमारे वृत्त आलेख या पाई आलेख के अंदर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखो औसत कैसे निकालते हैं, औसत। ठीक है, देखो औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि राशियों का योग, राशियों का योग बटा में क्या रखते हैं, राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखो मान लो कोई प्रेक्षण यहां पर दिया जाता है, ठीक है, का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। तो ये किस तरीके से करेंगे, देखो अब क्या है, औसत निकालना होता है तो औसत का अपना क्या सूत्र होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, देखो राशियों का योग करना है तो सबसे पहले देखो 2 + 5 + 3 प्लस फिर से 5 + 10 + 5। अब देखो ये संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, ये बट्टा में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपस में इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। तो 20 और 10 30, ये 30/6। अब 6 कम 6 और 6 पंजा 10, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, ये अपना औसत जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 जो है हमारा यहाँ पर औसत आ जाएगा। ठीक है, 5 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो औसत का जो तरीका है बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल इजी वे में हम किसी भी चीज का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, किसी 8 पारियों में
एक खिलाड़ी ने 480 रन बनाए तो रनों का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, इनका औसत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग कितना है, देखो योग हमें करके दिया हुआ है कि सारी 8 पारियों को जब हमने जोड़ा तो 480 आया, मतलब योग है अपना 480। ठीक है, बट्टा राशियों की संख्या, कितनी राशियां मिलकर 480 हुआ है, तो ये है 8। ठीक है, तो बट्टा में क्या रखेंगे, 8। तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, और ये 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 रन। तो ये अपना क्या होता है, ये तो होता है सिंपल सा औसत निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज निकालने का तरीका। प्रतिशत ज्ञात करना, देखो प्रतिशत क्या होता है, जब भी हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसमें ध्यान रखने वाली चीज ये होती है कि ऊपर वो संख्या रखी जाती है जिसको हमें निकालना है, जिसको हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आता है, किसी विद्यार्थी ने 200 में से 50 अंक प्राप्त किए। ठीक है, जैसे इतने अंक प्राप्त किए तो अब अपने को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है, और एक हम कह देते हैं कि इसको कोण के अंदर बदलना है, कोण के अंदर बदलना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक अपना तरीका होता है, प्रतिशत के अंदर एक फिक्स तरीका होता है कि ऊपर वो संख्या रखी जाती है जिसे हमें निकालना है। जैसे इसमें क्या निकालना है, 50% अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत कितना है निकालना, क्या है इसी 50 को हमें निकालना है, मतलब 50 रखा जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे वो संख्या लिखी जाती है जिससे हमें कंपेयर करना होता है, जिससे हमें तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना किससे करेंगे, 200 में से, क्योंकि नंबर कितने में से आ रहे हैं, 200 में से आ रहे हैं। कल को ये कह देते कि 50 अंक प्राप्त किए हुए रामू ने 100 अंक प्राप्त किए, तो रामू से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त अधिक किए, तो उसको क्या करते, तो फिर रामू के अंक से हम क्या करते, डिवाइड करते। जैसे मान लो कि यहाँ पर 200 से कर रहे हैं तो बटा में 200। अब यहां पर वो संख्या निकालनी रखनी होती है जिस संख्या के अंदर हमें निकालना है। जैसे प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत हमेशा 100 होता है, तो गुणा में हम क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। लेटर सपोज हमें यूं निकालना होता है कि हमें तो कोण के अंदर ज्ञात करो, एंगल के अंदर ज्ञात करो, तो अपने क्या करते, 50/200, और कोण कितना होता है, अधिकतम कोण कितना होता है, वो होता है हमारा 360, तो हम क्या रख देते 360। 360 रखते तो अपने पास में क्या आता है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब जैसे इसको काटते हैं तो ये आएगा 25%। कैसे आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा, मतलब 25% हमारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन लेटर सपोज आपको ये दिया जाता, ठीक है, एक पाई चार्ट दिया जाता, इसमें बोल दिया जाता कि टोटल मिला के ये कितना है, 200 है। ठीक है, तो हमें कितने का, 50 का मतलब अगर निकालना होता और हमें डिग्री के अंदर ज्ञात करना है, ठीक है, डिग्री में, तो ऊपर 50 अंक है, तो जो 50 अंक जिसको हमें निकालना है वो ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना की जाती है वो हम रखते हैं बट्टा के अंदर, तो कितना रखेंगे, 200, क्योंकि बट्टा के अंदर 200 रखेंगे जिससे हमें कंपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद में 360 जो कि मैक्सिमम होता है जिसमें से निकाला, जैसे कोण है, कोण अधिकतम कितना होता है, 360 होता है, तो हमने यहाँ पर 360 रखा। और यहाँ पर प्रतिशत निकालना होता है तो प्रतिशत अधिकतम कितना होता है, 100 होता है, तो हमने यहाँ पर 100 को लिखा। अब देखो थोड़ा सा एक प्रश्न और बनाते हैं। किसी कक्षा में रामू को 200 में से 75 अंक प्राप्त हुए, वह श्यामू को 50 अंक 50 अंक
प्राप्त हुए तो रामू को श्यामू से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त हुए, अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, ये हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अब पूरा सवाल पे हमें क्या देना है, ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। ऊपर वो संख्या लिखते हैं जिसे हमें निकालना है और नीचे वो जिससे हमें तुलना की जाती है। और यहाँ पर अधिकतम, अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो अधिकतम क्या करते हैं, 100 करते हैं। अब देखो रामू को 200 में से 75 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 200 में से कितने अंक प्राप्त हुए, 75 अंक प्राप्त हुए। और श्यामू को 50 अंक प्राप्त हुए। और रामू को श्यामू से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त हुए, मतलब निकालना क्या है, रामू को कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो ऊपर अधिक लिखा हुआ है, मतलब अपने को अधिक को निकालना है, मतलब दोनों की तुलना करके फिर निकालना है। तो ऊपर क्या रखेंगे, देखो दोनों का अंतर रखने पड़ेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, अधिक को निकालना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अधिक। और तुलना किससे की जा रही है, रामू को श्यामू से। जहां पर से आता है इसका मतलब तुलना उससे, इंसान से की जा रही है। जहां पर से लिखा जाता है उससे तुलना की जा रही है। तो श्यामू के अंक यहाँ पर क्या आएंगे, श्यामू के अंक आएंगे। और आगे 100, क्योंकि प्रतिशत के अंदर निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करनी पड़ती है। अब देखो अधिक, दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 नंबर का, 25 नंबर का। और निकालना किससे, किससे जो तुलना की जा रही है, तो इससे तुलना की जा रही है। तो इसके नंबर जो है हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कितने हैं, 50 और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत के अंदर ज्ञात करना है तो गुणा क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। देखो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 प्रतिशत, क्योंकि गुणा किसकी की है, 100 की है। इसका मतलब ये जो है वो प्रतिशत के अंदर हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। ठीक है, प्रतिशत के अंदर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, एक बेसिक तरीका आपको बताया है कि प्रतिशत के अंदर किसी संख्या को कैसे बदला जाता है। एक थोड़ा सा एक इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राम की उम्र 10 वर्ष है, व श्याम की उम्र 15 वर्ष है। तो राम की उम्र श्याम की उम्र से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कम है। अब अपने को क्या निकालना, निकालना प्रतिशत ये, लेकिन कितने प्रतिशत कम है। अपना तरीका होता है कि जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखते हैं और जिससे तुलना की जाती है वो चीज हम नीचे रखते हैं। और प्रतिशत में निकालना होता है तो हम करते हैं 100। देखो निकालना क्या है, सबसे पहले देखो कम है, कम है, कम है, ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, वहां पर हमें निकालना होता है डिफरेंस। ठीक है, देखो शाम की उम्र से और बट्टा में तुलना किससे की जा रही है, शाम से की जा रही है। तो उम्र नीचे किसके लिखेंगे, जिससे तुलना की जाती है, श्याम। तो नीचे श्याम की उम्र लिखेंगे, श्याम की उम्र है 15 साल, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 साल। और यहाँ पर अपना प्रतिशत में निकालना है तो 100 अपना फिक्स है। अब ऊपर वो संख्या लिखते हैं जिससे हमारी तुलना की जाती है। तुलना की जिस जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है, और ज्ञात क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। देखो 10 और 15 का अंतर है 5, 5 एकम 5, 5 दिए 15। ठीक है, तो प्रतिशत में आ जाएगा 100/3 प्रतिशत। ये अपना जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत के अंदर आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है और किस तरीके से तुलना करके उसका प्रतिशत जो है हमारे यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपनों ने जो आलेखीय निरूपण सीखा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में प्रश्न यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आज की जो थ्योरी की है, इस थ्योरी पार्ट के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन जो है वो और आपको देखने को मिलेंगे। कल की जो क्लास होगी वो पूरी की पूरी इसी टॉपिक के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगी। और साथ ही साथ में आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चन उसके अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट से आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।